So, good morning, girls. Today, we are going to start our next chapter that is called Forensic Psychology. Forensic Psychology को हिंदी में न्यायालिक मनोविज्ञान के नाम से भी जाना जाता है. ये आपका फोर्थ यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है फोरेंसिक साइकोलॉजी. तो अब तक जो हमने करा है अपना पिछले यूनिट में मैंने आपको हेल्थ साइकोलॉजी करवाया था. सो आई होप दैट इज़ क्लियर टू यू. And if you have any problems, you can still contact me without any hesitation. So, coming back to forensic psychology, फोरेंसिक यानी कि न्यायालिक मनोविज्ञान जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मनोविज्ञान की एक शाखा मानी जाती है जिसका संबंध न्याय से या आपके लॉ से होता है सीधा संबंध. ठीक है, तो ये आपके न्यायालिक मनोविज्ञान जो है ये साइकोलॉजी और न्याय के बीच में एक कड़ी का कार्य करती है. तो सबसे पहले इसके इतिहास या हिस्ट्री के ऊपर एक ब्रीफ नज़र डाल लेते हैं. तो कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो मैं आपको पॉइंट आउट करूंगी हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी की, तो वो आप लोग कर लेना. ठीक है, तो सबसे पहले हम विलियम वुंड की बात करें. 1879 में, एज यू ऑलरेडी नो, कि जर्मनी में के लिप्सिक में इन्होंने सबसे पहले साइकोलॉजी की प्रयोगशाला की स्थापना करी थी और एक्सपेरिमेंटल मेथड को काफ़ी इन्होंने मतलब कि वे पेव किया था जिससे कि साइकोलॉजी की जो स्टडी है हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा जिसको कर सकते हैं. ठीक है, परंतु इसके अलावा उन्होंने लीगल फील्ड में भी काफ़ी प्रयोग करे. विटनेस टेस्टिमनी, क्रिमिनल इवैल्यूएशन के ऊपर भी इन्होंने काफ़ी अध्ययन करे थे. इसके अलावा ह्यूगो मंस्टरबर्ग की अगर हम बात करें 1892 में इन्होंने वुंड से ही शिक्षा ग्रहण करी और अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रयोगशाला की स्थापना करी थी जिसमें उन्होंने लीगल सिस्टम के ऊपर काफ़ी काम करे थे. फॉल्स कन्फेशंस कोर्ट रूम में या विटनेस मेमोरी में हम सम्मोहन की क्या भूमिका होती है इसके ऊपर उन्होंने काफ़ी शोध कार्य करे थे. ठीक है, इसके अलावा विलियम स्टर्न की बात करें 1901 में विलियम स्टर्न ने रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी कोर्स के ऊपर काफ़ी अध्ययन करे थे. ठीक है, और उन्होंने यानी कि किस तरीके से एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट उन्होंने अपने विद्यार्थियों के ऊपर भी किया था कि एक पिक्चर दिखाई उनको, उसको एनालाइज करने के लिए दिया और उसके बाद उस पिक्चर से संबंधित कुछ प्रश्न किए गए, पूछे गए. ठीक है, चाहे पिक्चर से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में, कुछ बैकग्राउंड में, किसी से भी रिलेटेड उन्होंने प्रश्न पूछे और उन्होंने ये देखा कि कौन सी ऐसी विशेषताएं होती हैं जिसके ऊपर ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो ध्यान देते हैं या ज़्यादा उनके ऊपर कार्य करते हैं. तो ये इन्होंने काफ़ी इसके ऊपर इन्होंने काफ़ी काम करे थे. ठीक है, रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी कोर्स. ह्यूगो मंस्टरबर्ग, इसके बारे में मैं आपको इनके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ. ह्यूगो मंस्टरबर्ग जो हैं इन्होंने ऑन द विटनेस स्टैंड नामक पुस्तक की रचना करी थी और कानूनी मामलों में मनोविज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं इसके बारे में भी काफ़ी उन्होंने ज़ोरदार वकालत करी थी. कहना चाहिए कि फोरेंसिक साइकोलॉजी की ये प्रथम पुस्तक मानी जाती है ऑन द विटनेस स्टैंड. तो इस वजह से हम ह्यूगो मंस्टरबर्ग को औपचारिक या फॉर्मल रूप से फोरेंसिक साइकोलॉजी के पिता के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं. यानी फादर ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी कौन हुए? ह्यूगो मंस्टरबर्ग. 1908 में उनको ये खिताब दिया गया था. ठीक है, 1917 की बात करें तो विलियम मार्स्टन ने पॉलीग्राफ डिटेक्टर का निर्माण किया था. ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट खोज है इनकी, 1917 में हुई थी ये. आइजेंक की बात करें तो आइजेंक ने वैसे तो पर्सनालिटी के क्षेत्र में काफ़ी स्टडीज़ उन्होंने करी थी, परंतु प्रिजन साइकोलॉजी और पुलिस साइकोलॉजी के क्षेत्र में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है. ठीक है, और 1962 में जेंकिंस वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स नामक केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान मनोवैज्ञानिकों का आकर्षित करता है. मेंटल इलनेस एक्सपर्ट्स के रूप में
साइकोलॉजिस्ट की क्या भूमिका है, इसको काफ़ी ज़्यादा समर्थन प्राप्त हुआ था। खुलेआम और ज़ोरदार समर्थन के कारण फोरेंसिक साइकोलॉजी में शोध का और व्यावहारिकता के दौर ने और ज़्यादा ज़ोर पकड़ा था। यानी कि फोरेंसिक साइकोलॉजी में शोध और ज़्यादा गहरे होते गए और ज़्यादा तेज़ रफ्तार पकड़ते चले गए 1962 के बाद, ठीक है? और इसीलिए 2001 में जाकर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने फोरेंसिक साइकोलॉजी को साइकोलॉजी के एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच के रूप में मान्यता दी थी। तो 2001 में एपीए के द्वारा फोरेंसिक साइकोलॉजी को मान्यता प्राप्त हुई थी, ठीक है? तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कैसे फोरेंसिक साइकोलॉजी कितने दौरों से गुजरकर आज की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति, वो प्राप्त कर पाया है। तो दिस इज़ द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी। तो ये मीनिंग एंड डेफिनेशन यानी कि इंट्रोडक्शन जब हम करते हैं तो किसी भी क्वेश्चन से पहले तो उसमें आप इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दीजिएगा, ठीक है? सो नाउ वी कम टू द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी, यानी क्या मीनिंग है इसका, किस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि और भी कई शाखाएं हैं, फोरेंसिक साइकोलॉजी हमारी मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसे परिभाषित करना काफ़ी कठिन कार्य है, ठीक है? परंतु फिर भी कई मनोवैज्ञानिकों ने इसको परिभाषित करने की कोशिश करी है। मतलब कि 2008 में गुड जॉनसन एंड हार्वर्ड ने ये भी बताया है कि लगभग 20 साल तक इस प्रश्न को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहा, काफ़ी डिस्कशंस भी हुई थी कि क्या हम फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को या फोरेंसिक साइकोलॉजी के जितने भी सदस्य हैं उनको हम चार्टर्ड फोरेंसिक साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं कि नहीं, ठीक है? कई लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और कई लोगों ने इसके ऊपर ऐतराज़ भी किया, ठीक है? परंतु धीरे धीरे इसको स्वीकारना शुरू करा गया, ठीक है? कि हमारे फोरेंसिक साइकोलॉजी को कि क्योंकि बहुत ऐसे एरियाज थे, बहुत ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर इन्होंने अपनी अ, अपनी भूमिका दी, अपना सपोर्ट दिया। अब्यूज़ केसेस होते हैं, चाइल्ड कस्टडी के जो डिस्प्यूट्स होते हैं, वहाँ पर मनोवैज्ञानिकों की जो टेस्टिमनीज थी वो काफ़ी इम्पोर्टेंट सिद्ध हुई थी, ठीक है? तो अब हम जब फोरेंसिक साइकोलॉजी को अगर हम परिभाषित करने का प्रयास करते हैं तो दो प्रकार की विचारधारा हमारे सामने आती है, संकुचित और उदार, ठीक है? तो यहाँ पर हम दोनों विचारों को एक एग्जाम्पल के सहित अगर हम एक्सप्लेन करें तो फॉर एग्जाम्पल दो साइकोलॉजिस्ट हैं, दो मनोवैज्ञानिक आपस में मिलते हैं एक सेमिनार के दौरान, जिसमें कि पहला जो साइकोलॉजिस्ट है वो दूसरे को ये बताता है कि मैंने सुबह कोर्ट में अपनी टेस्टिमनी प्रदान करी जिसमें कि मर्डर केस चल रहा था और मैंने हालांकि जो आरोपी था उसको मैंने मनोविदिलता का शिकार बताया, नैदानिक रूप से उसको मैंने स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट बताया, फिर भी जज और जूरी इस तर्क से सहमत थे कि व्यक्ति को हम दोषी मानते हैं, परंतु क्योंकि वो स्किज़ोफ्रेनिक है इसलिए उसकी उत्तरदायित्व जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, जिसके आधार पर हम उसको फांसी की सज़ा ना देकर या उसको जेल ना भेजकर हम उसको मानसिक अस्पताल भेज सकते हैं, तो उसको मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। तो इस प्रकार से पहला मनोवैज्ञानिक अपनी कहानी बता रहा है। इतने में ही दूसरा मनोवैज्ञानिक बोलता है कि अरे यहाँ ये तो केस मेरे पास भी आया था, मैं मानसिक अस्पताल में काम करता हूँ और ये जो व्यक्ति जो स्किज़ोफ्रेनिक था, हत्या का आरोपी है परंतु स्किज़ोफ्रेनिक है, ये मेरे पास ही इलाज करने के लिए आया है और मैं इसका इलाज अब करूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि दोनों ही मनोवैज्ञानिक जो हैं लीगल डिसीजन के माध्यम से लीगल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। प्रथम मनोवैज्ञानिक क्या है, अपने ज्ञान के आधार पर उसने आ, उस आ, आ, उस आ, उस व्यक्ति के बारे में
आवश्यक सूचनाएं दी हैं, ठीक है, और आवश्यक सूचना के आधार पर उसको स्किज़ोफ्रेनिक करार दिया गया। और जबकि जो दूसरा मनोवैज्ञानिक था वो लीगल डिसीजन के साथ सीधे सीधे संबंधित नहीं है, ठीक है, कि डिसीजन जो लिया गया उसके साथ सीधे तौर पर संबंधित नहीं है, परंतु इनडायरेक्टली जरूर संबंधित है, क्योंकि जो डिसीजन लिया गया उसका परिणाम ये है कि वो व्यक्ति जो स्किज़ोफ्रेनिक व्यक्ति है वो उसके पास आता है इलाज के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि संकुचित विचारधारा में क्या था, सिर्फ पहले मनोविज्ञानिक क्रियाओं के ऊपर अटेंशन दिया जाता है, या पहले मनोवैज्ञानिक की क्रियाओं को फोरेंसिक साइकोलॉजी में सम्मिलित करते हैं कि उसने डिसीजन लिया, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करी, उसने अपने स्टडीज और अपने रिसर्च के माध्यम से उस व्यक्ति को, हत्या के आरोपी को स्किज़ोफ्रेनिक डिक्लेयर करवाया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमिनिश करवाई और उसको मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। तो ये हमारी संकुचित विचारधारा है। परंतु उदार विचारधारा में क्या है, जिसमें कि पहला मनोवैज्ञानिक के साथ साथ दूसरे मनोवैज्ञानिक की क्रिया को भी फोरेंसिक साइकोलॉजी में सम्मिलित करा जाना चाहिए, बिकॉज पहले मनोवैज्ञानिक का जो डिसीजन था उसका परिणाम क्या हुआ कि वो व्यक्ति जो है, हत्या का आरोपी जो है, वो दूसरे मनोवैज्ञानिक के पास आता है अपने इलाज के लिए। तो यानी कि पूरा का पूरा जो मनोविज्ञान का के लॉ के साथ इसको लिंक करता है फोरेंसिक साइकोलॉजी। इसमें हमें पूरे के पूरी जो भी क्रियाएं हुई हैं उसके ऊपर ध्यान देना, उसके ऊपर स्ट्रेस करना आवश्यक होता है। यानी कि पहले तो डिसीजन क्या हुआ है और उसके बाद उस डिसीजन का परिणाम क्या है, ठीक है। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यानी कि कोर्ट पहुंचाना, पहले व्यक्ति ने क्या किया, उसको कोर्ट पहुंचाया और वहाँ पर उसकी जो नैदानिक उसका डिसीजन लेकर उसको स्किज़ोफ्रेनिक घोषित किया और उसके बाद उसको मानसिक अस्पताल पहुंचाया, ठीक है। और परंतु उसके बाद मानसिक अस्पताल में उसको दूसरा मनोवैज्ञानिक मिलता है जहाँ पर वो मनोवैज्ञानिक उसका प्रॉपर इलाज करता है। तो फोरेंसिक साइकोलॉजी में ये सारा का सारा प्रोसेस इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। फोरेंसिक साइकोलॉजी में फोरेंसिक शब्द की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के फोरेंसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऑफ द फोरम, यानी कि जहाँ पर लॉ कोर्ट लगता था। फोरम ऐसा वर्ड है जहाँ पर प्राचीन काल में रोम में लॉ कोर्ट होता था, ठीक है। तो आधुनिक युग में फोरेंसिक, यानी कि इसको हम एडवर्सरी प्रोसेसेस भी कह सकते हैं, और विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से इसको परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ एक या दो डेफिनेशंस बता देती हूँ जो कि आप इसमें कर सकते हैं। सबसे पहले आप हार्वर्ड की एक डेफिनेशन कर सकते हैं। 1981 में हार्वर्ड ने अपनी डेफिनेशन दी थी, जिसके अनुसार फोरेंसिक साइकोलॉजी जो है मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जो अदालती उद्देश्यों के लिए साक्ष्यों को एकत्रित करना, जांच करना और प्रस्तुत करने से संबंधित होता है, ठीक है। जो भी अदालत के उद्देश्य जो होते हैं उससे संबंधित कोई भी प्रूफ्स एकत्रित करना, उनको जांचना और उनको लॉ या कोर्ट में जज के आगे प्रस्तुत करना, तो ये इसको हम फोरेंसिक साइकोलॉजी कह सकते हैं। तो ये हार्वर्ड की डेफिनेशन है 1981 में। उसके बाद आप ये ब्लैकबर्न की डेफिनेशन कर सकते हैं, 1996 की ब्लैकबर्न की डेफिनेशन है, यानी कि फोरेंसिक साइकोलॉजी क्या करता है, लीगल निर्णय या लीगल डिसीजंस की मदद के लिए मनोवैज्ञानिक सूचनाओं को उपलब्ध करवाने वाला मनोविज्ञान है, ठीक है। कोई भी लीगल डिसीजन लेना है उसकी हेल्प के लिए हम कुछ भी साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जो उपलब्ध करते हैं उसको फोरेंसिक साइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर हार्वर्ड की और ब्लैकबर्न की डेफिनेशंस करी हैं। उसके बाद हम अमेरिकन बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी
की एक डेफिनेशन के ऊपर भी नज़र डाल देते हैं, यानी कि फोरेंसिक साइकोलॉजी को कैसे उन्होंने परिभाषित किया है कि लॉ और कानून प्रणाली से संबंधित प्रश्नों का और उसके मुद्दों पर मनोविज्ञान के विज्ञान और व्यवसाय को इस्तेमाल करना फोरेंसिक साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्या है ये, साइंस या प्रोफेशन ऑफ साइकोलॉजी को अप्लाई करना किसके ऊपर, क्वेश्चंस और इश्यूज रिलेटिंग टू लॉ एंड लीगल सिस्टम, यानी लॉ और लीगल सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी इश्यूज हैं, उनके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में पता लगाना फोरेंसिक साइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो यानी इन परिभाषाओं से हमें क्या पता चलता है कि फोरेंसिक साइकोलॉजी मनोविज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें मनोविज्ञान के ज्ञान को लीगल तथा लॉ से संबंधित विषयों पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान के जो का ज्ञान होता है, मनोविज्ञान की जो थियोरीज होती हैं, उनको हम लीगल सिस्टम और लॉ से संबंधित विषयों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। दैट इज कॉल्ड फोरेंसिक साइकोलॉजी। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू व्हाट इज फोरेंसिक साइकोलॉजी और इसकी ब्रीफ हिस्ट्री। ठीक है, तो ये आपका सारा इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाता है कि फोरेंसिक साइकोलॉजी किसे कहते हैं। तो उसमें आपने मीनिंग और डेफिनेशन देना है और उसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में बताना है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन मतलब कि आ जाता है, या नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि मनोविज्ञान और कानून के बीच के संबंध को स्पष्ट करें। ठीक है, मनोविज्ञान और कानून के बीच के संबंध को स्पष्ट करें। तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में फोरेंसिक साइकोलॉजी और नैदानिक यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या अंतर है या क्या सिमिलैरिटी है, ये थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि दोनों ही एक मनोविज्ञान की ऐसी शाखाएं होती हैं जिसमें ह्यूमन बिहेवियर को समझने का, उसको इवैल्यूएट करने का प्रयास किया जाता है, चाहे फोरेंसिक साइकोलॉजी हो चाहे हमारा क्लिनिकल हो, परंतु दोनों में अंतर भी बहुत है। ठीक है, किस तरीके से फोरेंसिक साइकोलॉजी और हमारे जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस प्रकार से अपनी इस अंतरों के आधार पर अपनी कार्यवाही कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम भूमिका या रोल की बात करें तो नैदानिक जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो क्लाइंट की मदद करते हैं। ठीक है, रोगी के बारे में सूचना एकत्रित करना जिससे कि उनकी पर्सनालिटी में वृद्धि हो सके। ठीक है, और हम उनको सपोर्ट कर सकें ताकि वो अपनी आगे का जीवन जो है उसमें ग्रोथ कर सके। परंतु फोरेंसिक साइकोलॉजी व्यक्ति का इस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं कि प्राप्त की गई सूचनाओं में कोर्ट की कार्यवाही में सहायता देने का प्रयास हम करें। ठीक है, तो इस मतलब ये उस बात की परवाह नहीं करते कि उस व्यक्ति विशेष को कोई लाभ होगा कि नहीं होगा। तो यानी कि जो रोल जो है मनोवैज्ञानिक का वो दोनों ही सूरतों में डिफरेंट होता है, दोनों ही सूरतों में अलग होता है। उसके बाद हम निदान या डायग्नोसिस की अगर बात करें तो क्लिनिकल साइकोलॉजी में बहुत ज़रूरी होता है सही उपचार के लिए सही डायग्नोसिस करना। ठीक है, जबकि फोरेंसिक साइकोलॉजी में ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता, सही डायग्नोसिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ह्यूमन बिहेवियर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्लिनिकल साइकोलॉजी में, ह्यूमन बिहेवियर को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि फोरेंसिक साइकोलॉजी में ऐसी कोई प्राथमिकता ह्यूमन बिहेवियर को नहीं दी जाती। क्लाइंट के रिस्पॉन्सेस के ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं, उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजी में, फोरेंसिक साइकोलॉजी में ट्रस्ट नहीं किया जाता बिकॉज कई बार क्लाइंट जो है झूठी सूचनाएं भी दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सी ऐसी अंतर या डिफरेंसेस हैं जो कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजी और फोरेंसिक साइकोलॉजी में देख सकते हैं, और इन अंतरों के मद्देनज़र इनकी कार्यवाही जो होती है या वर्किंग जो होती है वो बहुत ही अलग होती है, बहुत ही डिफरेंट होती है।